नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। इंग्लैंड में समाज कार्य का इतिहास, इस पर हम आज बात करेंगे। तो बेसिकली मैंने इंग्लैंड में समाज कार्य का 4 भागों में हम देख सकते हैं। 1800 से पूर्व का इतिहास, 1800 से 1900, 1900 से 1950 और 1950 से अब तक का। तो हम इससे पहले 1800 से पूर्व का जो इंग्लैंड में समाज कार्य का विकास है उसके बारे में हम समझ चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो प्लीज़ देख लें। आज हम समझेंगे 1800 से 1900 तक का जो इंग्लैंड में समाज कार्य का विकास हुआ है उसके बारे में। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि जब समाज कार्य का 19वीं सदी का जो इतिहास बताता है वो ये बताता है कि सहायता की अगर एक जो योजना बनाई जाती है वो अगर असफल हो जाती है तो दूसरी योजना आ जाती है। तो इसी तरीके से समाज कार्य की योजनाएं आती गईं। हम 19वीं सदी की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार प्रशिक्षण होते रहे समाज की प्रॉब्लम्स को दूर करने में, समाज के उत्थान के लिए, निर्धनों की सहायता करने के लिए। तो बहुत सारे परीक्षण हुए। तो इसी परीक्षणों में टानस चाम्स जो थे उन्होंने दान पद्धति को निरर्थक, मतलब बिल्कुल आलोचक थे वो उनके दान पद्धति के। दान, हम जानते हैं कि दान चला आता है धर्म के कारण या ईश्वर की जो कृपा पाने के लिए हमेशा दान चला आ रहा है। तो टानस चाम्स जो थे वो दान पद्धति के बिल्कुल आलोचक थे। उनका विचार था कि जो दान पद्धति है वो लोगों को एक आलस्य भर देता है लोगों के में, और आत्म स्वावलंबन की इच्छा को नष्ट कर देता है जो दान है, क्योंकि उनको वो काम सरल लगता है और इजीली आसानी से उनका जीवन निर्वाह होता रहा दान पद्धति के द्वारा। तो वो इसके आलोचक थे। फिर उन्होंने सोचा अगर ये हमको बंद करना है, मतलब दान पद्धति, तो क्या शुरू करना पड़ेगा। तो उन्होंने 4 सुझाव दिए दरिद्रता को दूर करने के लिए, निर्धनता को दूर करने के लिए उन्होंने कुछ सुझाव दिए। पहला था दरिद्रता या निर्धनता की जो प्रत्येक घटना है उसको सावधानी से जांच की जाए। मतलब निर्धनता का कारण क्या है, आत्म स्वावलंबन की संभावनाओं को विकसित करना, उनको कारणों को जानना और लोगों में आत्म स्वावलंबन की इच्छाएं जो हैं, लोग इच्छित हों, काम करने के लिए इच्छा हो, उसका विकास करना। ये पहला उन्होंने सुझाव दिया। दूसरा उन्होंने सुझाव दिया कि जो संबंधी हैं, लोगों के संबंधी हैं, मित्र हैं, पड़ोसी हैं, जो उनको उत्साहित किया जाए लोगों की सहायता करने के लिए, जो सच में सहायता देने के लायक हैं। और तीसरा उन्होंने सुझाव दिया धनी नागरिक ढूंढे जाएं जो कि उनका भरण पोषण कर सकते हैं। तो ये तीसरा सुझाव दिया। फिर लास्ट में उन्होंने ये सुझाव दिया कि इनमें से अगर कोई भी, जो ऊपर 3 सुझाव दिए उनमें से अगर कोई भी काम ना आए, सफल ना हो सके, तो फिर धार्मिक जो परिषद हैं, जो धार्मिक परिषद थे जो दान देने के, लोगों के निर्धन लोगों की सहायता करते थे, तब उनकी सहायता ली जाए। किनकी सहायता ली जाए? धार्मिक परिषदों की। बाकी उससे पहले जो ऊपर के जो 3 सुझाव थे उनमें उनका प्रयास किया जाए। तो चाम्स की जो अवधारणा थी कि प्रत्येक व्यक्तिक आधार पर, मतलब हर एक व्यक्ति की जांच की जाए। काय की जांच की जाए? निर्धनता की जांच की जाए। दरिद्रता के कारणों को, मतलब निर्धनता के कारणों को जाना जाए। इसी ओर उन्होंने प्रयत्न किया और इसी सिद्धांत को विकसित करने का प्रयास। चाम्स के विचार के अनुसार निर्धनता का कारण उन्होंने बताया अज्ञानता
और दूरदर्शिता का अभाव, मतलब लोग दूर तक नहीं देखते थे कि अगर हम आज दान मांग रहे हैं तो हमारे बच्चे भी उसी प्रक्रिया को अपनाएंगे, उनके बच्चे भी उसी प्रक्रिया को अपनाएंगे। मतलब उनके पास दूरदर्शिता का अज्ञान था और अज्ञानता थी उनके पास, क्योंकि वो सोचते ही नहीं थे कि दान लेना एक गलत काम है। उनको वो बहुत सरल काम लग रहा था और बहुत इजीली उनको दान मिल जाता था। और उनकी एक और महत्वपूर्ण धारणा थी कि निराश्रितों, जिनके पास कोई आश्रय नहीं है, निराश्रितों के कल्याण पर व्यक्तिक रूप से ध्यान देना चाहिए। मतलब लोगों के कल्याण के लिए ध्यान देना चाहिए, और व्यक्तिक रूप से मतलब हर एक व्यक्ति के कल्याण के लिए ध्यान देना चाहिए, उनके लिए कार्य करना चाहिए। चार्म्स की मृत्यु के बाद, मतलब 1869 में लंदन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी, 1869 में लंदन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी चार्म्स के विचारों पर ही चली और लोगों की सहायता करने का प्रयास किया। 1802 में हेल्थ एंड मॉरल्स एक्ट पास हुआ। अब क्या हुआ, लोगों के कल्याण के बारे में सोचा जाने लगा, तो बहुत से एक्ट पास हुए। तो 1802 में हेल्थ एंड मॉरल्स एक्ट पास हुआ। 1833 में फैक्ट्री एक्ट बना। ये जो एक्ट हैं और उनके सन हैं, ये आप लोगों को ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये नेट में काम में आते हैं, तो आप लोग लिख भी सकते हैं और उसको ध्यान में रखिए। इन एक्ट के द्वारा जो 1833 में फैक्ट्री एक्ट बना, उस एक्ट के द्वारा औद्योगिक निर्माणशालाओं में जो श्रमिक लोग थे उनकी दशा को सुधारने के लिए ये एक्ट बनाया गया। 1832 में शाही आयोग की नियुक्ति की गई और इस आयोग के सचिव थे एडविड चाडविक। इस आयोग के सचिव थे एडविड चाडविक। इसमें 4 बातों पर ध्यान दिया गया। पहला, सहायता प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले कार्यगृहों में रखे जाएंगे। मतलब जो सहायता प्राप्त करना चाहते हैं उनको कार्यगृहों में, जहां कार्य करवाएंगे युवाओं से जो स्वस्थ हैं शारीरिक रूप से, उनको कार्यगृहों में रखा गया। दूसरा, रोगियों, वृद्धों, अशक्तों, विधवाओं को सहायता प्रदान की गई। तीसरा, जो सहायता संबंधी कार्यों को मिला के जो विभिन्न पैरिसों थे, मतलब अलग अलग जो समितियां थी, उन समितियों को एक साथ मिलाकर एक निर्धन कानून संघ का संगठन किया गया। सारी समितियां जो अलग अलग थीं उनको एक साथ मिलाकर निर्धन कानून संघ का संगठन किया गया। चौथी बात थी, नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक केंद्रीय परिषद की स्थापना की गई। मतलब जो अविवेकपूर्ण दान दिया जा रहा था उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक केंद्रीय परिषद की स्थापना की गई। तो इन 4 बातों पे काम किया गया इस समिति में। आगे 1834 में निर्धन कानून बनाया गया, जिसके अधीन शारीरिक दृष्टि से सशक्त व्यक्तियों को कार्यशालाओं में रखा गया। उनसे कार्य करवाए जाएंगे। जो शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होंगे उनको दान नहीं दिया जाएगा। मतलब निर्धन कानून में इन बातों का ध्यान रखा गया कि जो शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हैं उनको किसी भी प्रकार का दान नहीं दिया जाएगा और उनको कार्यशालाओं में रखा जाएगा। फिर 1834 में के पुअर लॉ रिफॉर्म ने निर्धन सहायता पर होने वाले व्यय को कम करने का प्रयास किया और जो मिल मालिक थे और औद्योगिक श्रमिकों के बीच एक आर्थिक खाई को दूर करने के लिए इस अधिनियम को कम करने का प्रयास किया। साथ ही साथ ये देखा गया कि 19वीं शताब्दी के पूर्व इंग्लैंड के जो सभी चर्च थे और दान समितियां थीं वो दान का वितरण करती थीं, लेकिन इन समितियों में आपस में सहयोग नहीं था। जितनी भी समितियां थीं उन समितियों में आपस में सहयोग नहीं पाया जाता था। तो दान समितियों के सहयोग के अभाव को दूर करने के लिए रेवरेंड हेनरी सॉली ने 1868 में सुझाव दिया कि एक परिषद गठित करें
जो निजी और सार्वजनिक समितियों में सहयोग स्थापित करें। मतलब उन्होंने ऐसा सुझाव दिया कि एक समिति, इस तरीके की समिति को गठन करना चाहिए जो सभी समितियों के बीच में सहयोगात्मक भावना को स्थापित कर सके। तो इस तरीके की समिति को डेवलप करने का उन्होंने सुझाव दिया। इस संस्था, जो ये संस्था थी, उस संस्था के प्रमुख विचार थे कि दान देना बंद कर देना चाहिए, सहायता के कार्य में सहयोग होना चाहिए और निर्भर होने के लिए किन वस्तुओं की ज़रूरत है और उस आवश्यकता को किस प्रकार से। तो ये जो संस्था थी वो लोगों को दान देना बंद करना चाहती थी, सहायता के कार्य करना चाहती थी, लेकिन ये जांच करके कि वाकई में लोगों को सहायता की आवश्यकता है या नहीं है। तो इस प्रकार से ये सहायता देना चाहती थी। और समाज कार्य के ऐतिहासिक जो विचार है वो समाज कार्य की यही जो संस्था है, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी, इसी योजना से शुरू हुई, इसी योजना से इसकी उत्पत्ति हुई। इससे एक और बात स्पष्ट होती है चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी से कि इस योजना में हमें व्यक्तिगत कार्य मतलब केस वर्क और सामूहिक कार्य ग्रुप वर्क दोनों की ही झलक दिखाई दी। एक तरफ वो एक व्यक्ति के लिए भी कार्य कर रही थी और एक समूह के लिए, समुदाय के लिए भी कार्य कर रही थी। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में हमें दोनों की झलक दिखाई देती है। तो यहाँ से ये भावना डेवलप हुई कि समाज कार्य की उत्पत्ति निराश्रितता की समस्या को सुलझाने के लिए हुई। जो निराश्रित लोग थे उनकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए समाज कार्य की उत्पत्ति हुई। थॉमस चार्ल्स के विचारों में व्यक्ति के पुनर्वास के लिए उनमें आत्मनिर्भरता लाना आवश्यक है और यही आत्मनिर्भरता लाने का कार्य ये जो संस्था थी वो करती थी और वही था समाज कार्य का। तो ये जो सहायता समितियां थी, उन समितियों का मानना था कि निर्धनता का कारण उनका व्यक्तिगत दोष है, मतलब पर्टिकुलर उस व्यक्ति की अज्ञानता के कारण, उसके दोष के कारण ही व्यक्ति निर्धन है। इस परिस्थिति में मतलब ये जो सोच थी या जो ये विचार थे या निर्धनों की जो समस्या थी, उन परिस्थिति में सुधार लाने के लिए 1869 में लंदन में सोसाइटी फॉर ऑर्गेनाइजिंग चैरिटेबल रिलीफ एंड रिप्रेजिंग मेडिसिटी की स्थापना की गई, जिसका बाद में नाम चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी कर दिया गया। अब इस सोसाइटी ने चार्मर्स के विचार थे कि व्यक्ति अपनी निर्धनता के लिए जिम्मेदार है। ये देखिए, ये बात बार बार आ रही है कि व्यक्ति अपनी निर्धनता के लिए स्वयं जिम्मेदार है। यही चार्मर्स के भी विचार थे कि व्यक्ति निर्धनता के लिए जिम्मेदार है और सहायता प्राप्त करना उसके आत्मसम्मान को नष्ट करता है। इन प्रयासों के जो पहले प्रयास थे, उन प्रयासों के अतिरिक्त द सेटलमेंट हाउस आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी गंदी बस्तियों में रहते थे, वहाँ सामाजिक अनुसंधान सर्वेक्षण करते थे और निर्धनता का आकार क्या है, निर्धनता के कारण क्या है, उनको खोजते थे। क्यों खोजते थे? ताकि उन कारणों को जान के उनकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें। तो यहाँ ये बात स्पष्ट होती है कि सामाजिक सर्वेक्षण का भी काम किया गया प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। अब 19वीं शताब्दी में निर्धनता सहायता की पद्धति को सामाजिक सुधार आंदोलनों, मतलब निर्धनता को किन किन तरीकों से दूर किया गया, सामाजिक सुधार आंदोलनों, सामाजिक अनुसंधान की प्रणालियों और दान संगठन समितियों ने, इन सभी ने एक प्रयास किया निर्धनता को दूर करने के लिए और परिवर्तन किया पुरानी टेक्निक्स, जो पुराना दान का युग चल रहा था, अविवेकपूर्ण दान का युग चल रहा था, उसमें परिवर्तन किया कि निर्धन लोगों की सहायता की जो प्रवृत्ति थी
उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास किया। तो सामाजिक सुधार के आंदोलन का उद्देश्य था प्रमुख रूप से निर्धनों के प्रति समाज के उत्तरदायित्व को स्वीकार करना, मतलब कि समाज भी उत्तरदायी है निर्धनता के लिए। तो समाज को जागृत करना, समाज को बताना कि आप लोगों का भी उत्तरदायित्व है निर्धनता को दूर करना, लोगों की सहायता करना। इसी समय श्रमिक संघ आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसने श्रमिक सदस्यों की सहायता पर ध्यान दिया गया, क्योंकि श्रमिकों की भी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। तो इस साथ में आम जनता जो और लोग थे, निर्धनों की सहायता करने का प्रयास किया गया। उसी के साथ साथ श्रमिकों की तरफ भी ध्यान दिया गया कि उनकी भी समस्याओं को दूर करना चाहिए। तो चार्टिस्ट आंदोलन द्वारा श्रमिकों के मतदान का अधिकार प्रदान किया कि श्रमिकों को भी मतदान करने का अधिकार हो। क्रिश्चियन सोशलिस्ट आंदोलन ने शिक्षा द्वारा श्रमिकों की दशा में सुधार लाने का प्रयास किया गया। देखिए, चार्टिस्ट आंदोलन ने श्रमिकों के मतदान के अधिकार की मांग की, और वहीं दूसरी ओर क्रिश्चियन सोशलिस्ट आंदोलन ने शिक्षा द्वारा श्रमिकों की दशा सुधारने का प्रयास किया। अब आगे हम जानते हैं कि 19वीं शताब्दी में चार्ल्स बूथ और रावेंट्री ने सामाजिक शोध द्वारा निर्धनता का पता लगाने का प्रयास किया। उनके कारण क्या है यह पता लगाने का प्रयास किया। समाज की आर्थिक आवश्यकताओं को, अब ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि समाज की आर्थिक आवश्यकताओं को वैज्ञानिक रूप से पता लगाने का प्रयास किया और आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रबंधन किया। मतलब सामाजिक शोध किया गया और कारणों का पता लगाया गया, और उन कारणों को समझ के, सोच के, उन की आवश्यकताओं को किस तरीके से दूर किया जा सकता है यह करने का प्रयास किया। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट 19वीं शताब्दी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट दृष्टिकोण था कैनन बार्नेट का दृष्टिकोण। दान संगठन समिति के नेता थे कैनन बार्नेट। उनके अनुसार जो अभी तक बात चली आ रही है, इन्होंने भी वही विचार दिया कि निर्धनता का कारण व्यक्तिगत दोष था। अब और अविवेकपूर्ण दान सरलता से लोगों को मिल जाता था। इनके अनुसार व्यक्तिगत दोष कौन कौन से थे? आलस्य, दूरदर्शिता का अभाव और दान पर निर्भर रहने की इच्छा। ये इनके अनुसार व्यक्तिगत दोष थे निर्धनता के। और बार्नेट और उनके साथियों ने निर्धनता की समस्या को सुलझाने के लिए 2 प्रकार के प्रयास बताए। अविवेकपूर्ण दान बंद कर दिया जाए और पुअर लॉ के अधीन सहायता केवल वर्क हाउस में दी जाए, जहां लोगों से काम कराया जाता सिर्फ उसमें दी जाए। तो उन्होंने 2 प्रयास बताए थे। इस जो व्यक्तिगत दोष थे, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किस तरह समाज कार्य का विकास हुआ लोगों की सहायता करके। यहाँ पर वैज्ञानिक तरीका भी आया कि लोगों की इस प्रकार से सहायता की जाए कि वो स्वावलंबन बन सकें और आगे अपना जीवन अच्छे तरीके से निर्वाह कर सकें। इसी तरीके से धीरे धीरे समाज कार्य का इंग्लैंड में विकास हुआ है। तो इस प्रकार से कैनन बार्नेट ने निर्धन लोगों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं की सावधानी से अध्ययन किया, क्योंकि वो ये समझते थे कि जब अध्ययन करेंगे तभी लोगों की सहायता उचित ढंग से कर सकेंगे। उनका एक और महत्वपूर्ण विचार था कि लोगों की सहायता करना चाहिए, लेकिन समाज में उन्हें पुनः आदरणीय स्थान मिल सके, इसलिए लोगों की सहायता करना आवश्यक है। बार्नेट के विचार के अनुसार समाज कार्य का उद्देश्य क्या है? चरित्र का सुधार करना लोगों में, मतलब एक चरित्र का सुधार करने से मतलब है कि उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना। जिस युग में, जिस सोच के साथ, जिस विचार के साथ वो जी रहे थे,
उस विचार में परिवर्तन लाना। तो सहायता का उद्देश्य था व्यक्ति क्लेश, मतलब लोगों की जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं उनको सिर्फ थोड़े समय के लिए दूर नहीं करना, उनको लंबे समय के लिए या उनको परमानेंट सॉल्व करना लोगों की समस्याओं को। लेकिन दान से क्या हो रहा था? दान से थोड़े समय के लिए तो उनकी समस्या दूर हो रही थी, लेकिन वही हर रोज उनका भिक्षा मांगना, लोगों का दान देना, यही चल रहा था। तो बार्नेट का बहुत महत्वपूर्ण विचार था कि लोगों की समस्याओं को थोड़े समय के लिए दूर नहीं करना, बल्कि उनकी समस्या को परमानेंट रूप से दूर करना। लेकिन उनका ये प्रयास बाद में जो दान संगठन समिति के द्वारा इनका जो ये प्रयास था, उसका उद्देश्य में, उस समिति के उद्देश्य में सफल नहीं हुए, क्योंकि अविवेकपूर्ण दान का युग लगातार चल रहा था, निरंतर चल रहा था, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा था। इस परिवर्तन न आने की स्थिति में दान संगठन समिति जब असफलता पर थी, उसके बाद उन्होंने वो समिति, मतलब बार्नेट ने वो समिति छोड़ दी और इसके बाद समाज कार्य एक स्वतंत्र पथ पर चल पड़ा, मतलब स्वतंत्र हो गया, किसी समिति या उसका नहीं था, स्वतंत्र पथ पर चल पड़ा, जिसमें सामाजिक सामंजस्य को महत्व दिया जाने लगा। मतलब समाज में सामंजस्य स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह हुई कि निराश्रित जो लोग थे, निर्धनों की में सुधार नहीं हो सका, तो आर्थिक व्यवस्था थी, इकोनॉमिक जो सिस्टम था, उसमें सुधार लाने का प्रयास किया गया, उस पर ध्यान केंद्रित किया गया कि आर्थिक व्यवस्था को किस तरीके से दूर किया जा सके, क्योंकि निराश्रितों की सहायता करने में तो असफलता प्राप्त हुई। तो उसमें क्या हुआ? बेरोजगारी, मुआवजा, स्वास्थ्य बीमा और वृद्धावस्था सहायता की मांग की जाने लगी। मतलब यहाँ पर देखिए कल्याण की बात आ गई, समाज कल्याण की बात आ गई, इकोनॉमिक सिस्टम को सही करने की बात आ गई कि हम किस तरीके से जो सहायताग्रस्त जिन लोगों को सहायता है उनको किस तरीके से सहायता पहुँचा सकते हैं आर्थिक रूप से। तीसरा काम यह हुआ कि समाज कार्य और सामाजिक बीमा की संस्थाओं के साथ निर्धन सहायता की संस्था भी निराश्रितों की जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने का प्रयास करने लगी। कौन कौन? सामाजिक जो संस्थाएं थी और दूसरा सामाजिक बीमा की जो संस्थाएं थी, वो दोनों संस्थाएं लोगों की सहायता करने का प्रयास करने लगे। इस प्रकार दान संगठन समिति आंदोलन निराश्रितों के उन्मूलन में असफल रहा। दान संगठन जो समिति थी वो निराश्रितों की जब सहायता करने में असफल रहा, फिर भी इसी आंदोलन, ये जो दान संगठन समिति आंदोलन थी, उसी आंदोलन ने समाज कार्य की आधुनिक जो प्रणाली, हम आज जो आधुनिक प्रणाली देखते हैं, उसकी उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो समिति, जो संगठन, दान संगठन समिति जो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रही, उसी आंदोलन की वजह से, उसी समिति की वजह से समाज कार्य की जो आधुनिक प्रणाली है उसकी उत्पत्ति हुई। साथ ही साथ समाज कार्य में व्यक्तिकरण, जो व्यक्तिक कार्य हम बोल सकते हैं, उसकी अवधारणा भी इसी आंदोलन की प्रमुख देन है। हर व्यक्तिकरण मतलब हर एक व्यक्ति पर ध्यान आकर्षित करना, हर एक व्यक्ति का केंद्र बिंदु मानना, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट बिंदु रहा। तो इंग्लैंड में 1800 से 1900 के बीच का जो समाज कार्य का विकास था, वो इस प्रकार हम देख सकते हैं। आगे हम 1900 से 1950 और 1950 से अब तक का इंग्लैंड में समाज कार्य के विकास को समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।